नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात ट्रंप के गीदड़ भभकी के राज की। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर अब अफगानिस्तान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को बगराम एयरबेस लौटाने की धमकी दी है। साथ ही कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो नतीजे गंभीर होंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस एयरबेस को चीन पर नजर रखने के लिए दोबारा नियंत्रण में लेना चाहता है। वहीं तालिबान ने साफ किया कि अमेरिका को किसी भी सैन्य वापसी की मंजूरी नहीं दी जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट लिखकर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को यह चेतावनी दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनकी प्रशासन बगराम एयरबेस का नियंत्रण वापस लेने के प्रयास में है। उन्होंने इसके पीछे की प्रमुख वजह चीन के परमाणु हथियारों के निकटतम होने को बताया है। साल 2021 में जब अमेरिका के सैनिक अफगानिस्तान से हटे थे तो बगराम एयरबेस पर तालिबान सरकार की कंट्रोल उसने कर लिया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बगराम एयरबेस दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है और चीन के परमाणु ठिकानों के पास बना है, इसलिए रणनीतिक रूप से काफी अहम है। उस समय अमेरिका ने एयरपोर्ट तालिबान को दे दिया, लेकिन अब यह उन्हें वापस चाहिए। तालिबान की सरकार शांति से इसे लौटा दे, वरना अमेरिका अपनी चीजें लेना जानता है, ऐसी उनकी मंशा है। अमेरिका के विशेषज्ञ मानते हैं कि बगराम एयरबेस पर दोबारा कंट्रोल करने की कोशिश बड़े सैन्य अभियान जैसी होगी। तालिबान सरकार ने बगराम की वापसी का प्रस्ताव ठुकराते हुए परस्पर सम्मान पर आधारित रिश्तों की मांग की है और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ट्रंप ने अफगानिस्तान को जो खुली धमकी दी है उसके असर कितने देखने को मिलेंगे ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन अभी की यही बात है कि अमेरिका कह रहा है कि बगराम एयरबेस को लौटा दो, नहीं तो अंजाम भुगतने होंगे। और ऐसे में क्या अफगानिस्तान इसे आसानी से होने देगा? क्या अफगानिस्तान के माध्यम से और बाहरी शक्तियां ऐसा होने देंगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। और आखिर क्यों फिर से अमेरिका को यह रियलाइज हुआ कि बगराम एयरबेस बहुत ज़रूरी है और उसे वापस अपने कंट्रोल में इसे रखना चाहिए? क्योंकि 2021 की यह बात थी जब वहाँ से अमेरिकी सैनिक वापस लौट रहे थे, तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान में कंट्रोल अपना बना लिया था। तो चलिए अब इस पूरे थियोरी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन BN झा साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले झा साहब, शुरुआत आपके साथ। इन चीज़ों को बहुत करीब से देखा समझा है आपने, इन तमाम सैन्य उपकरण, हवाई पट्टियाँ, सैन्य बेस, इन सब के रणनीतिक स्ट्रैटेजिक मायने। आखिर भूले बिसरे गीत की तरह अमेरिका इस पट्टी को क्यों नहीं भूलना चाहता है? यदि उसे ऐसा रखना ही है, इसे वापस लेना ही है, तो पहला सवाल तो किसी के मन में यही आता है कि उस पर से कंट्रोल ही क्यों छोड़ा जब वह चाहिए ही था, और अब जब छोड़ दिया तो वापस उसे फिर से पाने की जिद या कोशिश कितनी रंग लाएगी? झान साहब। कुणाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद क्वेश्चन के लिए। देखिए, अमेरिका ने इसको छोड़ा नहीं है। अमेरिका को बाध्य किया गया है कि वो अफगानिस्तान छोड़ के चला जाए जी। और इस प्रोसेस में जितने भी उसके सब वहीं के वहीं धरे हैं। उसको इतना समय भी नहीं दिया गया कि कुछ सेंसिटिव इक्विपमेंट को वहां से वो वापस ला सके, किसी और देश में पोजीशन कर सके। आप जानते हैं लगभग $36 बिलियन वर्थ के मिलिट्री हार्डवेयर उसके अफगानिस्तान में थे जब अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ के भागना पड़ा। तो इसमें अमेरिका ने कुछ ऐसा नहीं किया कि उसने अफगानिस्तान को दे दिया या उसने अफगानिस्तान को छोड़ दिया। अफगानिस्तान
ने उसे भगा दिया। इसमें कुछ हद तक अफगानी तालिबान का हाथ है और इसमें कुछ हद पाकिस्तान का भी हाथ था। आपको याद होगा उन्होंने लगभग पाकिस्तान के 10,000 जिहादी जो थे वो तालिबान के साथ मिलकर लड़े थे। तो ये तो बात हुई कि क्या वहां पे बगराम एयरफोर्स बेस को वो अपने साथ रख सकता था, जवाब है नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है कि अमेरिका को वहां पे अपनी प्रेजेंस जो है वो रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे अगर वो प्रेजेंस रखता है तो एक नजर चीन पे, एक नजर रूस पे और एक नजर जो इस्लामिक देश है उसके ऊपर भी रख सकता था। इसके लिए उसको डिप्लोमेसी शुरू में ही विकसित करनी चाहिए थी। जी। आपको याद होगा कि अमेरिका और तालिबान के बीच में एक संधि हुई थी। उस संधि के तहत अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान को छोड़ के वापस निकला है। अब बात आती है कुछ और चीजें जो संधि पैदा करती है। देखिए, आप में से कितने लोगों को पता है, आप लोगों ने कई प्रोग्राम में आपने बताया हुआ है कि पाकिस्तान में अमेरिकी एयरफोर्स का तैनाती है कुछ बेसिस पे। वो किस लिए है, कोई जानता है? कुछ लोग ऐसे एंटिसिपेट करते हैं, ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं या ऐसे अपना गेस करते हैं कि उन बेस पे अंडरग्राउंड पाकिस्तानी जो एयर बेसेस हैं वहां पे अंडरग्राउंड अमेरिकन कुछ आर्सनल्स जो हैं वो वहां रखे गए हैं। और इसीलिए जब आपने देखा होगा कि मुनीर जब वहां गया था, यूएसए गया था, उसके कंधे पे हाथ के जो ट्रंप थे वो कुछ बता रहे थे। देखिए, पाकिस्तान की अपनी ऐसी हैसियत नहीं है कि अमेरिका को वहां जाके रहना पड़े। ये अमेरिकी जो प्रशासन है उसकी एक रणनीति है, पेंटागन का खास करके उसमें जो है हाथ है कि शायद पाकिस्तान के कुछ एयर बेसेस पे अंडरग्राउंड अमेरिकी आर्सनल्स रखे गए हैं, जिसका जो निशाना है या तो चीन की तरफ में है या रशिया की तरफ में है, या आने वाले दिनों में और अगर कुछ दुश्मन होते हैं, खास करके ईरान जो है वो अमेरिका का आज के दिन में दुश्मन है। तो इन सब पे एक नजर रखने के लिए किया गया है। अब अंतिम में ये आते हैं, देखिए एक वो समय था जबकि अमेरिका का भारत के साथ में बहुत घनिष्ठ संबंध थे। उन दिनों में कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते थे कि आज के दिन जबकि डीबीओ जो दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट था हमारा, वो लगभग चाइना के गिरफ्त में था। वहां पे चाइना जो है वो डेप्सांग का लगभग आधा जो भाग है, वो जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी 2013 में जी। तो 2013 में पूरी की पूरी चीनी सेना जो है वो डेप्सांग को ले लिया था, दौलत बेग ओल्डी को ले लिया था, यहाँ तक कि कुछ पार्ट्स जो थे वहां पे पासेस के वो भी ले लिए थे। लेकिन फिर उनको मनमोहन जी ने रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ से चले जाएं। वो वहां से तो चले गए, लेकिन आधा भाग डेप्सांग का, पूरा डेप्सांग एरिया जो है लगभग 900 स्क्वायर किलोमीटर है, आधा भाग लगभग 450 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो उसको अधिग्रहण कर लिया। वहां पे आज के दिन में परमानेंट चाइनीज बेसिस हैं, जिसका कि इन विजन मतलब आप विजुअल क्यों ले सकते हैं, जब भी कोई हमारी एयरक्राफ्ट दौलत बेग ओल्डी पे जाती है तो ये जो चाइनीज बेसिस वहां पे डेप्सांग में है ये उसके नजर में है। तो ये एक बड़ा खतरा था भारतीय सेना के लिए। उन्हीं दिनों में कुछ एक्सपर्ट ऐसा कहते थे कि अमेरिकी बेस को एक वहां पे डाल दीजिए। वो एक ऐसा जगह है दौलत बेग ओल्डी से नॉर्थ में, वो एक ऐसा जगह है जहां से कि अमेरिका अपनी निगाह चीन पे, अपनी निगाह पाकिस्तान पे, अपनी निगाह रशिया पे और वहां के जो जितने देश हैं उनके ऊपर में डायरेक्टली एक बेस दौलत बेग ओल्डी के नॉर्थ से अक्साई चीन के पास में अगर वो रखते तो अमेरिका को बहुत फायदा होता। इस रीजन में कहीं भी कुछ होता अमेरिका को सबसे पहले पता चलता, लेकिन उन्होंने वो वक्त गंवा दिया, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो आज के दिन में अब जब वापस आना चाहता है अमेरिका, उसको अफगानिस्तान अलाउ नहीं करेगा। अफगानिस्तान का जो शासन है वो तालिबान का है, वो बिल्कुल सशक्त अमेरिका के खिलाफ है। वो अब दोबारा अमेरिका को वहां पे फुटहोल्ड रखने के लिए वो नहीं देगा। तो सिंह साहब, इन दिस केस एक और एंगल भी या थियरी के ऊपर समझने की कोशिश लोग कर सकते हैं, या ये बेकारी होगा, काल्पनिक होगा? क्या कोई और देश का भी वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है
चूंकि अब अमेरिका इस एयरबेस को लेना चाहता है, तालिबान इस एयरबेस को नहीं देना चाहता है, और इन सब को देखते हुए चीन है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इस एयरबेस से लगभग 1 घंटे की दूरी पर न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं चीन के। ऐसे में ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट क्या वापस अमेरिका ले पाएगा, ले सकता है, स्थिति में है? और यदि इतना यह की था तो आखिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसे कैसे इग्नोर कर सकता था? तालिबान छोड़ देता, अफगानिस्तान छोड़ देता, हो सकता है इस पट्टी पर वह अपना प्रभुत्व तो रख सकता था, लेकिन चूंकि अब वैसा नहीं हुआ तो अब क्या हो सकता है? देखिए कुणाल, आपने अपने रिपोर्ट में भी और अब भी बहुत से क्वेश्चन एक साथ भेज दिए। रणनीतिक स्थिति है उसको झा साहब ने बहुत डिटेल से बताया, लेकिन हम ट्रंप डॉक्ट्रिन को ग्लोबल लेवल पे कैसे समझें? अमेरिका में एक मुनरो डॉक्ट्रिन होता था, वो लैटिन अमेरिका को अपना बैकयार्ड मानते थे। तो उसी तरह से ट्रंप डॉक्ट्रिन ये है कि पूरी दुनिया उनका बैकयार्ड है, उस तरीके से उस स्टाइल में डील करते हैं। अब अफगानिस्तान के बगराम एयरपोर्ट की बात करें हम, तो ये वो कह रहे हैं अमेरिका ने इसको डेवलप किया। अमेरिका ने नहीं किया, इसको डेवलप यूएसएसआर ने किया बहुत पहले। अमेरिका तो बहुत बाद में आया। तो एक्चुअली तो डेवलप यूएसएसआर ने किया, तो रशिया का क्लेम होना चाहिए, यूएसएसआर का होना चाहिए, अगर डेवलप होना ही क्लेम है तो। लेकिन अमेरिका के लिए जैसा झा साहब ने बताया स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, और उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि 20 साल तक वो अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, 20 साल कंट्रोल में रख के भी, क्योंकि वहाँ जो डीप रूटेड ट्राइबल जो कल्चर है उसको वो उखाड़ नहीं पाए, अमेरिकनाइज नहीं कर पाए। तो उन्होंने देख लिया कि यह तो हार निश्चित है। और एक दुनिया का इतिहास एक चीज बताता है कि कितना ही बड़ा देश हो, कितना पावरफुल देश हो, किसी भी देश के अंदर समाज में घुस गया है वहाँ की सेनाएं, तो उसको कभी जीत नहीं मिली है, चाहे कितना ही पावरफुल हो। तो वो वहाँ पे उनकी हार हो गई। अब जो ट्रंप ने धमकाया है उसका क्या हो सकता है? एक तो देखिए, ऑलरेडी चीन का एक बेस है वतान डिस्ट्रिक्ट में अपने अफगानी फोर्सेज के लिए। तो चीन का तो ऑलरेडी एक बेस है वकान डिस्ट्रिक्ट में, वकान बेस के नाम से। तो अगर तालिबान से वो जबरदस्ती लेना चाहता वो तो संभव नहीं है, क्योंकि रशिया ने ऑलरेडी मान्यता दे रखी है तालिबान को। तो तालिबान अगर जाना भी चाहे तो रशिया के नजदीक ज्यादा जाना चाहेगा, चाइना के नजदीक ज्यादा जाना चाहेगा। अब वो टेम्पटेशन दे सकते हैं कि जो फ्रोजन एसेट हैं अफगानिस्तान के वो हम आपको दे सकते हैं, हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं, जो कि डील मेकिंग प्रोसेस का पार्ट है ट्रंप की स्टाइल का। तो वो प्रपोजल दे सकते हैं। लेकिन उस प्रपोजल से क्या अफगानिस्तान की सरकार तैयार होगी? और मान लीजिए तैयार हो भी गई और दे भी दिया, तो क्या अलकायदा और इस्लामिक स्टेट अमेरिका को वहां अपनी जड़ें जमाने देंगे? क्योंकि अभी भी अलकायदा और इस्लामिक स्टेट बहुत एक्टिव है। तो अमेरिका पहले तो बनाना मुश्किल है, तालिबान नहीं देगा, तालिबान ने दे भी दिया तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर भी ट्रंप प्रयास करें, और ट्रंप जिस रास्ते चलते हैं और उसको वो हर हालत में लेना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका जो डिटर्मिनेशन है वो एक अलग तरीके का डिटर्मिनेशन है। तो अगर वो लेंगे तो ज्यादा टेंशन बढ़ेंगे इस रीजन में, न कि कम होंगे। जैसा झा साहब ने बताया, वो ईरान पे बात करेंगे, चाइना पे बात करेंगे, इंडिया पे बात करेंगे, मिडिल ईस्ट पे बात करेंगे, तो वो बात तो करेंगे, लेकिन उससे क्या टेंशन कम होगा? क्या पीस स्टेब्लिश होगी? पीस नहीं होगी, अनरेस्ट बढ़ेगा कुणाल जी। तो मुझे लगता नहीं कि आज की स्थिति में अफगान गवर्नमेंट है वो किसी भी रूप में तैयार होगी, क्योंकि अफगानिस्तान गवर्नमेंट का जिस तरह का एटीट्यूड है और जिस तरीके से चाइना के, रशिया के नजदीक है, इवन तालिबान है वो भारत के भी बहुत नजदीक आ रहे हैं। तो भारत का भी इंटरेस्ट अफगानिस्तान में है, भारत ने अपना इंटरेस्ट गिव अप नहीं किया है, और इसीलिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से भी बातचीत हो गई है, भारत ने मान्यता नहीं दी है। तो ऐसी स्थिति में कोई सा देश भी रीजन का नहीं चाहेगा कि अमेरिका का बगरान में बेस बने, अमेरिका यहाँ आए। जब तक लोकल सपोर्ट नहीं होगा, कोई यहाँ का रीजनल किसी कंट्री का सपोर्ट नहीं होगा, अमेरिका के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। कुमार ठीक बात बोल रहे हैं आप, डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिर लोग यही नहीं समझ पाते हैं। तो झा साहब, ये मान लिया जाए कि ये जो डिमांड है अमेरिका की एक टफ नट टू क्रैक है,
ये आसान नहीं। और गिवन द फैक्ट कि अभी अमेरिका किस स्थिति में है पूरे वर्ल्ड मैप पर, आप देखिए यूरोपियन यूनियन को भी वह हड़का देता है, कभी चाइना को भी हड़काता है, फिर उससे दोस्ती का हाथ मिलाता है। इंडिया के साथ भी वैसा ही रोलर कोस्टर सा संबंध हो रहा है। रशिया के साथ भी अलास्का में मीट करते हैं, फिर रशिया को हड़का देते हैं। तो ऐसे में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है उनकी सुपर पावर्स के साथ रिश्ते के तौर पर, तो ऐसे में और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा ये। जी हाँ, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये ट्रम्प शायद अच्छी तरह से सोचते नहीं हैं बोलने से पहले। और ये एक बात हम लोग सब जानते हैं कि जो वाक्य होते हैं, जो बोल होते हैं, वो तीर जैसे होते हैं। जब एक बार आपके मुंह से निकल के आप उसको ले नहीं सकते, जिसको चुभेगा या नहीं चुभेगा वो दूसरों की बात है। तो ये यहाँ भी उन्होंने वही किया हुआ है। शायद उन्होंने अपना एक सेल्फ गोल किया हुआ जिसमें उनको अपनी जो स्टैंड है वो चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, ये पॉसिबल है। आज के दिन में एक बहुत बड़ी जो आशंका है कि अगर नेटो और रशिया के बीच का जो फ्लेयर अप यूक्रेन में है, याद रख चलिए ये यूक्रेन वॉर ये नहीं लड़ रहा है जी। जितनी भी डैमेजेस अभी रशिया के फील्ड पे हो रही है ये यूक्रेन नहीं कर रहा है। ये जो 3 खास नेशंस हैं यूरोप के, यूके, फ्रांस और जर्मनी, कुछ हद तक पोलैंड भी उसमें साथ है, ये उनके एक्सपर्ट, उनके वॉर मशीन्स, ये सारी चीजें जो यूक्रेन में रखे गए हैं इसके थ्रू कराया जा रहा है। तो ये जो क्षति है ये डायरेक्टली यूरोप के देश वहां कर रहे हैं। अब ये अगर एस्केलेट हुआ, क्योंकि पुतिन ने ऑलरेडी धमकी दे दी है कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर वार हुआ तो हम इसको बहुत बड़ी सजा देंगे इसको, यूक्रेन को। तो यूक्रेन को ये फल भुगतना पड़ेगा। जैसे ट्रम्प पहले बता रहे थे कि जेलेंस्की 3rd वर्ल्ड वॉर से हॉपनॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सच है। क्योंकि आज के दिन में रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान और बेलारूस, इसका ऑलरेडी एक लीग बन चुका है। उन्होंने अभी एक्सरसाइज की है जी। तो जब ये 5 कंट्री एक साथ में हो जाएंगे तो नेटो, ईयू कह लीजिए, नेटो बिना अमेरिका के नेटो जो है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है, ज्यादा उसके पास में क्षमता नहीं है। तो अगर पुतिन के अगर सिर पे आ गया, अगर एस्केलेशन हुआ तो ये एस्केलेशन न्यूक्लियर एस्केलेशन होगा। और अगर ऐसी बात हुई तो फिर यहाँ जो वर्ल्ड वॉर 3 है उसके छिड़ने की आशंका बहुत जबरदस्त है। वो सिर्फ यूक्रेन में नहीं होगा, फिर चाइना जो है अपनी साख वो ताइवान पे जमाने की कोशिश करेगा, जापान के बगल में एक आइलैंड है वहां पे जमाने की कोशिश करेगा, साउथ चाइना सी वो पूरा लेने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीजें जो है ये उथल पुथल संभव है। इसीलिए आज के दिन जितने एक्सपर्ट्स हैं आपको वही कहेंगे कि अगर ये वॉर जो यूक्रेन और रशिया के बीच में है अगर थम जाए, अगर ये बंद हो जाए, चाहे वो किसी भी कीमत पे हो, तो वो कीमत बहुत सस्ती होगी बकायदा के 3rd वर्ल्ड वॉर अगर वहां पे एस्केलेट होता है। तो यहाँ पे जो यूरोपियन नेशन भी वो चाहते हैं कि अमेरिका आके उसमें उलझे, वो चाहे डायरेक्टली नेटो के साथ उलझे या फिर कम से कम अफगानिस्तान में आके खड़ा हो जाए, जहां से कि उसको यूक्रेन में कंट्रोल करना शायद थोड़ा सा बेहतर आसान पड़ेगा। लेकिन यही एक समस्या नहीं है, समस्या है नेटो का पूरे के पूरे देश वहां पे जो है नेटो के, जो कि आज के दिन में रशिया के बिल्कुल किनार में है, कगार में है। उन्होंने यहाँ तक कि एस्टोनिया को, लिथुआनिया को भी वहां पे उन्होंने एक्टिवेट कर दिया हुआ है। तो ये जो एक फॉल्स फ्लैग वहां पे हो रही है, याद रखिए ये फॉल्स रेड फ्लैगिंग जो नेटो, ईयू इसको बोलते हैं, जो यूरोप के जो नेटो देश हैं, ये करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से या तो चार्टर 4 या चार्टर 5 जो नेटो का है वो लागू हो, जिससे कि यूएसए को उसमें बाध्य होके उसमें आना पड़े। और यूएसए इसको अवॉइड कर रहा है। और यही चीज हमें सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी अभी हाल में, जब पोलैंड ने और रोमानिया ने जो बुलाया था, लेकिन वहां पे यूएसए ने कमिट नहीं किया अपने आप को। तो ये फॉल्स फ्लैगिंग की बहुत जबरदस्त कोशिश हो रही है कि नेटो और रशिया का जो है वो वॉर एस्केलेट हो और वहां पे अमेरिका को बिल्कुल बाय फोर्स आना पड़े, क्योंकि अमेरिका भी नेटो का सदस्य है। तब फिर जो अमेरिका है वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाएगा। तो ये बहुत सारी वहां पे पॉलिटिक्स चल रही है। अब ये जो छोटी सी चीज है जो कि बगड़ाम एयरफोर्स है, बगड़ाम एयरफोर्स में अब ट्रम्प ये देख रहा है कि उसके जो $30 बिलियन के जो एसेट्स थे,
जिसको वो अफगानिस्तान में छोड़ के आया हुआ है, उसको किस तरह से वापस लिया जाए। तो बहुत सारी पॉलिटिक्स में है, इसमें कहीं कहीं पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। मैंने कहा आपको कि पाकिस्तान के कुछ एयर बेसेस में अमेरिका के मोस्ट प्रोबेबली न्यूक्लियर एसेट्स हैं अंडरग्राउंड, और इसीलिए अमेरिकी जो सैनिक हैं, अमेरिकी जो ऑफिसर्स हैं, जो आर्म फोर्सेस के हैं, उनकी उसमें पूरा कब्जा है। पाकिस्तान की भी सेना रो रही है कि उन जगहों पे पाकिस्तानी सेना को कहीं भी आसपास आने नहीं दिया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान का ही एयरफोर्स का बेस क्यों ना हो। तो देखिए ये पॉलिटिक्स बड़ी उलझी हुई है अभी। डिफेंस का मामला वहां पे काफी फ्लूइड स्टेट में है, कहां जाएगा, किस तरफ में जाएगा अभी कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे खड़े हैं। हाँ, और ऐसा कोई नहीं चाहता है। अब वेस्टेड इंटरेस्ट तो बहुत सारे नेशंस के होते हैं, लेकिन दैट वुड बी डिस्ट्रक्टिव। और अब सिंह साहब एक छोटा सा कमेंट आपसे भी चाहते हैं। सब कुछ ट्रंप जानते हैं, समझते हैं, यह भी जान रहे हैं कि कितना चुनौतीपूर्ण होगा यह एयरबेस लाना। ये सब कुछ समझते हुए भी ट्रंप इतने ट्रिगर क्यों हो रहे हैं, और ट्रिगर होने से ही भी क्या हासिल हो पाएगा उनको? वाई? एक कॉमन मैन यही समझना चाहता है कि सब कुछ नुकसान फायदा समझते हुए, हासिल नहीं हासिल कर पाना समझते हुए भी क्यों ट्रंप इतने जिद पर अड़े हुए? देखिए, ट्रंप के व्यक्तित्व को और उसकी जो शैली है उसको आप समझे तो कोई अनयूजुअल नहीं लग रहा है। आते ही उन्होंने पनामा की बात की, फिर ग्रीनलैंड की बात की, और बहुत सी जगह की बात की कि मैं जो चाहता हूँ वो करके रहूंगा। तो वो अपना बिजनेस इस तरीके से करना चाहते हैं। और सबसे पहले विजिट भी उन्होंने मिडिल ईस्ट का ही किया, मिडिल ईस्ट से वो इन्वेस्टमेंट चाहते थे। और जब कतर पे इजराइल ने अटैक किया तो उसका उस समय इजराइल की तरफ रहे, जबकि कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है, 10,000 वहाँ ट्रूप्स हैं। तो ट्रंप की नीति तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका का डोमिनेशन किसी न किसी रूप में बना रहे, और वो हर चीज को अमेरिका की विदेश नीति और अमेरिका की सिक्योरिटी से जोड़ते हैं। H-1B वीजा के कहा तो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की बात की, टैरिफ की बात की तो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी की बात की है। तो वो अमेरिका का डोमिनेशन हर हालत में बनाए रखना चाहते हैं, और जिस तरीके से चाहते हैं वो एस्कालेटरी है, वो रिकंसिलिएटरी नहीं है उनका अप्रोच। तो इस तरह का जो एस्कालेटरी अप्रोच है कि क्या आगे वो बढ़ेंगे, जैसा जासाब ने कहा तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाए, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका उस लेवल तक जाएगा। अमेरिका का विजन बिल्कुल अलग है। आप देखिए, हिस्टोरिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1917 में सम्मिलित हुआ, पहले नहीं हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1942 में सम्मिलित हुआ, अमेरिका पहले नहीं हुआ। और अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी वर्ल्ड वॉर में मजबूत की। तो अमेरिका दूसरों को लड़ता हुआ देख के अपने आप को मजबूत करना चाहता है। तो ट्रंप ऐसा कभी नहीं करेंगे कि डायरेक्ट इन्वॉल्व हो। अगर तालिबान अड़ जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं देंगे, तो वो बिल्कुल इसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे और आगे के लिए नई स्ट्रेटेजी, नई रणनीति की खोज में रहेंगे। ये ट्रंप का स्टाइल है। तो मुझे लगता है कि वो अभी अगर तालिबान रेजिस्ट करता है तो वो ठंडे बस्ते में डाल देंगे, इससे आगे वो नहीं बढ़ेंगे। जी कुणाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये विशेष इनपुट हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो देखिए, ट्रंप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये ट्रंप ही जानते हैं। लेकिन हाँ, यह बात सही है कि अफगानिस्तान से फिर से बगराम एयरबेस वापस लेना थोड़ी टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।